ओके, सो कंपनीज एक्ट 2013, राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है ये। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे हम लोग कि कंपनीज एक्ट 2013 ये कब आया इंडिया में? व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर 2013, तभी इसके पीछे लिखा हुआ है 2013, राइट? कंपनीज वर्ड सजेस्ट करता है। अच्छा, ये एक्ट क्यों बना, किसके लिए बना, किसको गवर्न करने के लिए बना, किसको कंट्रोल करने के लिए बना, किसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए इसने? इस एक्ट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कंपनीज के लिए, राइट? सो द कंपनीज, दिस एक्ट इज मेड फॉर रेगुलेटिंग द कंपनी। हमारे पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास करा टू रेगुलेट द कंपनीज, राइट? ओके, देखो हम बहुत ही बेसिक बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे वर्ड से शुरू करते हैं। सबसे पहले वी स्टार्ट विद द वर्ड, क्योंकि कंपनीज एक्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, कुछ बातें आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है जो मैं भी करने वाला हूँ। अच्छा, इसमें सेक्शन कितने हैं? द टोटल कंपनीज एक्ट इज, जस्ट फॉर योर नॉलेज, द कंप्लीट कंपनीज एक्ट कंटेन 470 सेक्शंस। कंपनीज एक्ट को पढ़ोगे तो पूरा कंपनीज एक्ट के अंदर कितने सेक्शन है? कंप्लीट 470 सेक्शंस है। अच्छा, जब भी एक एक्ट बनता है तो उसके अंदर सेक्शंस होते हैं। देखो आज मैं आपको बहुत ही बेसिक बातें बताऊंगा अबाउट द लॉ। जब भी एक लॉ बनता है, मैं आज प्रेजेंट हमारी बात करता हूँ, जो लॉ मेकर्स होते हैं जब वो लॉ बनाते हैं, तो जो लॉ मेकर्स होते हैं जब व्हेन दे मेक द एक्ट, जब वो एक लॉ बनाते हैं तो ये सबको पता है, जैसे आपकी बुक्स बनती हैं तो सबसे पहले उसके अंदर जो आप देखते हैं क्या बनते हैं, चैप्टर्स बनते हैं, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट इट इनटू चैप्टर्स, है ना? तो लॉ भी पढ़ना बहुत इजी है। सबसे पहले लॉ भी, जब भी लॉ बनता है तो सबसे पहले लॉ भी अपने सारे टॉपिक्स को अल्टीमेटली वो भी क्या करते हैं, दे डिवाइड इट इनटू चैप्टर, तो सारे के सारे चैप्टर्स में डिवाइड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कितने चैप्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 जो लॉ मेकर्स ने बनाया है, टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 29 चैप्टर्स है। लेट मी रिपीट दिस अगेन, कितने चैप्टर्स है हमारे पास? वी हैव कंप्लीट 29 चैप्टर्स ऑन द कंपनीज इन द कंपनीज एक्ट 2013, राइट? उस चैप्टर के अंदर कितने सेक्शंस है? उस उन चैप्टर्स के अंदर, 29 चैप्टर्स के अंदर 470 सेक्शन है, राइट? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो चैप्टर नंबर 1 में दो सेक्शन है, 1 एंड 2। फिर शुरू होता है चैप्टर नंबर 2, उसमें सेक्शन शुरू होते हैं 3 से लेकर 22 तक। तो इस तरह से आपके चैप्टर्स बनते हैं। तो सबसे पहले सेक्शंस नहीं बनते बेटा किसी भी लॉ में, सबसे पहले आपके चैप्टर्स बनते हैं, चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस होते हैं। तो अगर मैं बात करूं पूरे कंपनीज एक्ट 2013 की, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स एग्जैक्टली 29 chapters, and in that 29 chapters you have how many sections? 470 sections, right? ये कुछ बात हुई बेसिक रिगार्डिंग द लॉ कैसे लिखा जाता है, राइट? अब जब ये लॉ बना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि दिस लॉ इज मेड टू रेगुलेट द रेगुलेट द कंपनीज, राइट? पूरे कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट है ये हमारे इंडिया का। तो वी आर स्टार्टिंग विद द वर्ड कंपनी, है ना? हम लोग बिल्कुल बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं। वर्ड कंपनी क्या होता है, राइट? देखो पहले हम जनरल बात करते हैं। देखो एक वर्ड होता है रजिस्ट्रेशन, एक वर्ड होता है इनकॉर्पोरेशन। क्यों कंसेप्ट बना कंपनी का मैं आपको सारा बताऊंगा, सारा। देखो हुआ होता क्या है, हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, एज ऑन डेट भी है, चल रहा है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक एक्ट है हमारे पास। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि मिनिमम कितने लोगों ने चाहिए टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म? इज 2, 2 लोगों ने चाहिए मिनिमम टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। अब क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल और कंपल्सरी? क्वेश्चन ये उठता है कि जो पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है, इज इट कंपल्सरी और ऑप्शनल? दैट इज एन ऑप्शनल थिंग। मतलब आपको अपना पार्टनरशिप फर्म को कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको उसको रजिस्टर करना ही करना है, नहीं करना तो भी चलेगा। यू कैन ऑल्सो रन अ पार्टनरशिप विदाउट रजिस्टरिंग द पार्टनरशिप, राइट? तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। तो एक बार बताओ, अगर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है तो लॉ को कभी पता लगे, अच्छा कितनी पार्टनरशिप है, क्या कभी लॉ को पता लगेगा कि कितनी पार्टनरशिप्स चल रही हैं हमारे इंडिया में? इवन हमने बात करी कि जो रजिस्ट्रेशन दैट इज एन ऑप्शनल थिंग, तो क्या कभी लॉ को पता लगेगा कि कितनी पार्टनरशिप्स चल रही हैं हमारे? रजिस्ट्रेशन नहीं है, करेक्ट, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप, है ना? तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो हमारी गवर्नमेंट एग्जैक्ट फिगर कभी नहीं बता सकती। हाँ, थोड़ा सा वो ये ले सकते हैं कि काइंड ऑफ दे कैन जस्ट मेक अ, अगर सर्वे करें या फिर किसी और तरीके से जानने की कोशिश करें तो वो एक, हाँ वो एक
ले लेंगे कि हाँ अप्रोक्सीमेटली इतने होंगे, लेकिन एग्जैक्टली तो कब एस्टिमेट हो सकता है, करेक्ट, बट दे कैन नॉट गिव अ एग्जैक्ट कि इतना ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारे कंपल्सरी नहीं है, दैट्स एन ऑप्शनल थिंग, राइट। तो अब ये अच्छा, गवर्नमेंट को यही नहीं पता पार्टनरशिप्स कितनी है, तो क्या गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर पाएगी? मतलब व्हेन द गवर्नमेंट इटसेल्फ डज नॉट नो कि कितना टोटल नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स हैं, तो क्या उसको कंट्रोल कर पाएंगी? क्या वो कंट्रोल पाएगा? नहीं हो पाएंगे, राइट, करेक्ट, टफ है। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म्स बनती हैं, इसको गवर्नमेंट को ही कभी कभी ये नहीं पता चलता कि पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन क्योंकि कंपल्सरी नहीं है, तो वो बन रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इतनी ज्यादा नॉलेज उसके बारे में नहीं है उसको। फ्री हैंड दे रखा है पार्टनरशिप को कि आराम से अपनी तरफ से जैसे आपको काम करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पार्टनरशिप करनी है बना लो, अपना एग्रीमेंट करो बना लो, नहीं करनी एग्रीमेंट तोड़ दो, खत्म हो गया। लॉ ने बिल्कुल एक फ्री हैंड दे रखा है बिजनेस करने के लिए, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रखी है। बिजनेस शुरू करना है, पार्टनरशिप करो, किसी से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, फ्री हैंड दे दिया, अपने आप कर दो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल, अगर पार्टनरशिप में ज्यादा पार्टनर्स आ जाएंगे तो क्या लॉ ये चाहेगा कि इसको मैं रेगुलेट करूं? when the partners would get increased, जब बहुत ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो क्या लॉ ये रेगुलेट करने की कोशिश करेगा कि नहीं यार अभी ये नहीं, गड़बड़ है ये तो, है ना? बिल्कुल यस। तो इसी पॉइंट को, इसी बात को दिमाग में रखते हुए व्हाट दे थॉट ऑफ, उन्होंने बोला कि भैया नहीं, आप पार्टनरशिप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 2 रख लो, लेकिन जैसे ही 50 तक हो जाएंगे काम ठीक है चला लो, लेकिन 50 से ज्यादा हो जाएंगे नहीं नहीं भैया मैं आपको रेगुलेट करूंगा। तो उसने लिमिट लगा दी। अच्छा, लिमिट किसने लगाई? जैसे पार्टनरशिप एक्ट है तो द लिमिट ऑफ द पार्टनरशिप इज 50। नाउ दिस लिमिट इज इम्पोज्ड बाय whom? इज इट इम्पोज्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932 की द लिमिट ऑफ द पार्टनर्स इज द मैक्सिमम इज 50? The answer is no, beta. You're writing the yes answer, but the answer is no. Partnership Act, आप पूरा पढ़ लीजिए 1932, उसमें the law doesn't have even stated कि कितना maximum number of partners होंगे। अब आपको लगा फिर ये बात कहाँ लिखी है? तो ये बात लिखी गई कंपनीज एक्ट में। यस करेक्ट, यू हर्ड इट वेरी करेक्ट कि ये बात लिखी गई कंपनीज एक्ट में कि जो ये मैक्सिमम अगर आपके पार्टनर्स 50 से ज्यादा होते हैं, इफ यू वांट टू मेक अ, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं 50 लोगों से ज्यादा, तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसे काम नहीं कर सकते भैया। अब मैं चाहता हूं, अगर 50 से ज्यादा लोग हैं ना, लॉ बोल रहा है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 50 से ज्यादा लोग हैं ना, तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा पहले। मैं कौन हूं? मैं लॉ हूं। मैंने बोला अगर 50 तक करना है कोई बात नहीं, करते रहो, मजे से करो, बिजनेस करो, फ्री हैंड दे दिया, मजे से बिजनेस करो, लेकिन जैसे ही आप बढ़ोगे 50 से ज्यादा, नहीं नहीं अब मैं रेगुलेट करूंगा। अब जब मैं रेगुलेट करूंगा तो आई वांट, मैं क्या चाहूंगा, मैं रेगुलेट, जब मैं बोलूंगा कि मैं चाहता हूं कि मैं रेगुलेट करूंगा, अगर मैं चाहता हूं कि मैं रेगुलेट करूंगा तो मैंने ये चीज बोली, मैंने क्या बोली ये चीज कि भैया अगर मैं रेगुलेट करना चाहता हूं तो 50 से अगर ज्यादा हो जाए ना, तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप काम नहीं कर पाओगे, आपको पहले मेरे पास आना पड़ेगा। मैं आपको, अगर मुझे लगेगा ठीक है, बता, मैं आप सबको चेक करूंगा कि कितने लोग हैं, ये 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, कौन है, मुझे पसंद आएगा मैं आपको अलाउ कर दूंगा, नहीं पसंद आएगा तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। तो अब बड़े ध्यान सुनना, तो कंपनीज एक्ट 2013 का लॉजिक ही यही हुआ एक तरह से। एक छोटा सा लॉजिक की अगर बात करूं, बहुत सारे लॉजिक्स है वैसे तो, एक छोटा सा लॉजिक की बात करूं तो वो चाहता था कि अगर ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करें, वैसे कंपनीज कैन बी ओपन फॉर नॉन बिजनेस ऑल्सो, बट लॉ ने बोला कि अगर 50 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो भैया उनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर दो, लॉ उसको रेगुलेट करे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कंपनीज एक्ट बना, ताकि अगर ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करें तो उनको रेगुलेट किया जाए एक प्रॉपर तरीके से। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर कंपनीज एक्ट 2013 में आया बट पार्टनरशिप एक्ट तो आया 1932 में। लेट मी गेट बैक टू द क्वेश्चन। कंपनीज एक्ट 2013 में आया, ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट टाइम इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 में आया? नहीं। कब आया? उससे पहले आया था बेटा कंपनीज एक्ट 1956 में। अब बोलोगे सर 1956 में है लेकिन पार्टनरशिप एक्ट तो आया 1932 में, तो क्या कंपनीज एक्ट 1956 से पहले भी था इंडिया में? Was the Companies Act was there in India before 1956? The answer is yes. बिल्कुल yes. It was in year 1913, 1913 में भी था हमारा कंपनीज एक्ट 2000 and कंपनीज एक्ट 1913 भी था। अच्छा, क्या हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट 1913 में आया, 1913 में आया, या उससे पहले भी था? इट वाज इन इंडिया। कैसे था? पहली बार इट वाज इन 1913 या पहले भी था? पहले भी था बेटा।
इट वाज इन द ईयर 1982, 1980 ओ सॉरी 1882। 1882 में भी हमारे पास कंपनीज एक्ट था बेटा। क्या 1882 में कंपनीज एक्ट फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था या उससे पहले भी था बेटा? The Companies Act was introduced in 1882, was the first time to be introduced in the year 1882 या उससे पहले भी था इंडिया में? उससे पहले भी था बेटा इंडिया में। 1860 was the year। 1860 1860 में भी कंपनीज एक्ट इंडिया में आ गया था। तो क्या इंडिया में कंपनीज एक्ट 1860 में आया था? उससे पहले भी था बेटा। क्या लगता है तुम्हें? अगर क्या हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट 1860 में आया उससे पहले भी था? हाँ पहले भी था, बोलते रहो, है ना, हमें क्या पता। नहीं, इट वाज नॉट इन, इससे पहले नहीं था। तो हमारे उससे पहले नहीं था बेटा। इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था 1860 में, बट ब्रिटेन में तो उससे ही पहले आ गया था कंपनीज एक्ट। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया के अंदर 1600 में, मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, बट 1600s में हमारे इंडिया में एक कंपनी आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी करके, राइट। तो कंसेप्ट ऑफ कंपनीज वाज स्टार्टेड इन इंडिया बहुत पहले ही ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी कंपनीज जो बनी थी आउटसाइड इंडिया, उन लोगों ने इंडिया में भी आगे कंपनीज को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। धीरे 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 फिर ये इंट्रोड्यूस एक्ट इन इंडिया, कंपनीज एक्ट 1860, फिर उसको अमेंड किया, चेंज करा 1882, फिर उसको अमेंड किया, चेंज किया 1913, चेंज किया, अमेंड किया 1956, और 2013 में दोबारा इसको चेंज किया, अमेंड किया, तो कौन सा बन गया? 2013 बन गया। करेक्ट। तो वो जो डाउट आया था कि 1932 में पार्टनरशिप आया, ये वाला डाउट क्लियर हो गया, राइट। तो 1860 1860 बेटा, 60। तो अब ये बात आती है कि पार्टनरशिप, अच्छा पार्टनर एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, लेट मी कम बैक टू द कंसेप्ट अगेन। पार्टनरशिप कितने लोग मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं? मिनिमम कितने लोग कर सकते हैं? 2। मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 50। 50 की लिमिट क्यों? ताकि लॉ चाहता है, लॉ क्या चाहता है कि मैं रेगुलेट करूं उन लोगों को जो 50 से ज्यादा है। करेक्ट। अगर जो 50 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, मैं उसको रेगुलेट करना चाहता हूं, इसलिए कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट दी, 50 है, तो आई रेगुलेट देम। आपको आके मेरे पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, राइट। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर कंपनीज एक्ट को इतनी बार चेंज क्यों किया गया? बेटा हमारे इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं। आपको पता है हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है, बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत डायनामिक है। तो उस हिसाब से हमारे लॉ अमेंड भी होते हैं। उसमें जैसे आप हो सकता था, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें कुछ उनको लगा चेंजेस हुए हैं तो वो चेंज कर देते थे। तो चेंज करते करते, मतलब देखो चेंज करना, एक ओरिजिनल लॉ बना, उसके आप बैंडेड लगा रहे हो, है ना। लेकिन एक टाइम आएगा जो बैंडेड बहुत सारी हो जाएंगी और फिर बैंडेड लगाने का आपको जगह नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कंप्लीटली चेंज द एक्ट, है ना। और आज की डेट के हिसाब से, आज की डेट की अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013, तो ये हमारे, देखो मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 जो था ना, वो इतना ज्यादा बात नहीं कर रहा था अबाउट द मर्जर ऑफ द कंपनीज आउटसाइड इंडिया एंड इन इंडिया। जैसे एक बाहर की कंपनी और एक इंडिया की कंपनी अगर मर्ज करती है तो उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करता था कंपनीज एक्ट 1956। अब इतने सारे चेंजेस होते हैं, इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं। क्या आज की डेट में हम जो मर्जर्स कर रहे हैं या जो हमारे अमालगमेशंस हो रहे हैं, क्या वो सिर्फ इन इंडिया हो रहे हैं या इट्स आल्सो विद द आउटसाइड इंडिया? आज की डेट में वी आर नॉट लिमिटेड टू द डोमेस्टिक बाउंड्रीज, है ना। हम लोग तो बाहर भी जा रहे हैं, बियॉन्ड भी जा रहे हैं, राइट। तो अल्टीमेटली तो ही नीड बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एक्ट भी चाहिए जो उसको भी गवर्न कर सके। इसलिए उनको लगा 1956 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए दे मेड अ न्यू एक्ट ऑल टुगेदर, कंपनीज एक्ट 2013। कितने ईयर्स में एक लॉ चेंज होता है? कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है बेटा। जैसे अगर मैं आपको बात करूं एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, है ना। सेंट्रल एक्साइज आपको पता होगा, पहले सेंट्रल एक्साइज था, तो अब जीएसटी आ गया उसकी जगह, मतलब सेंट्रल एक्साइज की जगह जीएसटी आ गया। तो ऐसा नहीं है कि कितने साल बाद आया, ऐसा कोई डिफाइंड पीरियड नहीं। ये तो लॉ मेकर्स, गवर्नमेंट, ये लोग सोचते हैं कि कब एक नया एक चीज लानी चाहिए इंडिया के अंदर। जैसे जीएसटी आपको मालूम ही है 1 जुलाई 2017 से दैट वाज एप्लीकेबल इन इंडिया। उससे पहले हमारे पास सेंट्रल एक्साइज एक्ट था 1944, सर्विस टैक्स आया था 1992 में। तो बहुत सारी चीजें थी जो पुरानी होती रहती हैं, लेकिन जब लॉ मेकर्स को लगता है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार वी नीड अ ओवरऑल चेंज, एक इकोनॉमी के हिसाब से वी नीड अ न्यू स्ट्रॉन्ग एक्ट, तो वो आपके एक्ट को चेंज कर देते हैं, एक नया एक्ट लेकर आ जाते हैं। करेक्ट। तो एक सिमरन ने एक डाउट पूछा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल डाउट है बेटा, मैं एक बार दोबारा आऊंगा आपके डाउट पे। जयत्र ने एक डाउट पूछा कि सर क्या ये दोनों एक्ट एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते? कभी भी नहीं। कॉन्फ्लिक्ट अगर देखो, वैसे तो आप लोग जब
इंटर में आओगे तो मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पढ़ाऊंगा, उसमें आपको सारा सिखाऊंगा कि अगर दो लॉ एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर दे तो क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, बट लॉ मेकर्स मेक श्योर वो जब लॉ बना रहे होते हैं तो ध्यान रखते हैं कि हमारा लॉ दूसरे लॉ से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, है ना। ओके, अब दोबारा लेट मी कम बैक टू द कॉन्सेप्ट। हमने बोला कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज कंपल्सरी, आपको कंपनी को रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कराना है। तो क्या कंपनी, अच्छा एक वर्ड है रजिस्ट्रेशन, एक वर्ड है इनकॉर्पोरेशन, क्या ये दोनों सेम वर्ड है या दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं? अगर मैं बात करूं एक वर्ड रजिस्ट्रेशन की, एक बात करूं वर्ड इनकॉर्पोरेशन की, सो आर दे सिनोनिम्स या डिफरेंट वर्ड्स हैं? देखो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं दोनों, ऑल टुगेदर दे आर डिफरेंट, है ना। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? आप जाके उसको रजिस्टर कराते हो, कहीं लॉ के पास जाके उसको रजिस्टर कराते हो, दैट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कंपनी का भी होता है। बहुत ध्यान सुनिए, आप अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका उस पे भी है, क्या कहते हैं, इट्स ऑन दी रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो पार्टनरशिप पे भी है रजिस्ट्रेशन, बट कंपनीज एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन है हमारा, राइट। लेकिन क्या पार्टनरशिप फर्म जब रजिस्टर होती है तो क्या वो इनकॉर्पोरेट होती है? व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म गेट रजिस्टर्ड, तो डज अ न्यू एंटिटी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड? नहीं। व्हाट इज अ न्यू एंटिटी? अब मैं बात करता हूं जो आप कंपनीज के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ रखा है, जब आप एक कंपनी को रजिस्टर करते हो तो ऑल टुगेदर एक नई एंटिटी क्रिएट होती है। आपने सुना होगा कि कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, राइट, जैसे मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो क्या एक कंपनी भी हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? क्या ना कंपनी मेगा कॉन्ट्रैक्ट विद मी? जैसे अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी? यस, बिल्कुल करेक्ट। क्यों? व्हाई? हाउ? क्योंकि कंपनी इज आल्सो अ इनकॉर्पोरेटेड पर्सन। अच्छा मतलब अगर ऐसे बोलो कि दैट्स अ डिफरेंट एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ, वो लॉ की आंखों में एक बिल्कुल एक नया इंसान है, राइट। उसकी अपनी खुद की एक पहचान है, अलग उसका अंदाज है। ये तो बहुत राइमिंग हो गया। हाँ, मतलब दैट्स अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर, राइट। जैसे पार्टनरशिप फर्म की मैं बात करता हूँ, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर लिया तो क्या पार्टनरशिप एक जैसे कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्या पार्टनरशिप का ऐसा कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं है। पार्टनरशिप इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्टनर्स, ऑलवेज, बट अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कंपनी। कंपनी कुछ भी कर सकती है, कंपनी अच्छा जैसे मैं हूं वैसे ही कंपनी है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मैं प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूँ, कंपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। मैं लायबिलिटी इंकर कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ, कंपनी उधार ले सकती है। क्या पार्टनरशिप फर्म उधार ले सकती है अपने नाम पे? नहीं, पार्टनर्स बिहाफ पे करती है। क्या पार्टनरशिप फर्म प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है? नहीं, पार्टनर्स के बिहाफ पे करती है। लेकिन कंपनी सब कुछ कर सकती है। लेकिन मेरे और कंपनी में एक डिफरेंस है। अगर मैं लॉ की आंखों में बात करूं तो मेरे और कंपनी में सिर्फ एक डिफरेंस है, मैं नेचुरल हूं और कंपनी एक आर्टिफिशियल है। बट ऑल टुगेदर वो आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे मैं काम कर सकता हूं वो सारे काम कंपनी भी कर सकती है। मैं प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ, कंपनी भी कर सकती है। मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, कंपनी भी कर सकती है। क्या मैं किसी पे केस कर सकता हूँ? यस। क्या कंपनी भी किसी पे केस कर सकती है? यस। क्या कोई मुझ पर केस कर सकता है? यस। क्या कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है? द आंसर इज ऑल टुगेदर यस। तो व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉर्पोरेशन? अगर मैं बात करूं वर्ड इनकॉर्पोरेशन की, तो व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन का मतलब हुआ कि अ न्यू एंटिटी का क्रिएट होना। जैसे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है लेकिन इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, बट कंपनी रजिस्टर होने के साथ साथ इनकॉर्पोरेट भी होती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो हाँ, अब थोड़ा बेसिक बात पे दोबारा आते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर मैंने आपको बताया टोटल इन टोटलिटी हाउ मच सेक्शंस आर देयर इन द कंपनीज एक्ट 470, जो कि कवर्ड है कितने चैप्टर्स के अंदर? 29 चैप्टर्स के अंदर कवर्ड है। हर एक्ट, आज के प्रेजेंट एक्ट की बात कर रहा हूँ, पुराने एक्ट्स थोड़े से बहुत अलग थे, लेकिन आज की एक्ट जो भी आज एक्ट्स बनते हैं ना, एज ऑन डेट प्रेजेंट डेट पे जब एक्ट्स बन रहे हैं या जो लेटेस्ट एक्ट बने हैं उसमें हमेशा, अच्छा क्या एक एक्ट डेफिनेशंस कंटेन करेगा? जैसे आपके पास होता है हर जैसे आप देखते होंगे कि आप कभी भी आपको याद होगा, अपने बचपन में याद होगा, कभी भी आप कुछ नया सब्जेक्ट शुरू करते हो तो पहले ग्लॉसरी होती है, and there's always a glossary before starting a kind of a book or something, right? तो in the same way क्या एक्ट के अंदर भी एक ग्लॉसरी है कि आप पहले पढ़ना शुरू करो तो पहले ग्लॉसरी पढ़ लो, डेफिनेशंस पढ़ लो? यस। तो कंपनीज एक्ट में जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा ही है।
जनरली सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में है, जनरली, ऐसा नहीं है बाकी सेक्शन में नहीं है, बाकी सेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल डेफिनेशंस कहाँ पर लिखी हुई है सारी की सारी सेक्शन नंबर 2 में। तो सेक्शन नंबर 2 में सारी डेफिनेशन है कंपनी से रिलेटेड, करेक्ट। तो कंपनी की जो डेफिनेशन मिलेगी वो भी कहाँ मिलेगी आपको, किस सेक्शन के अंदर मिलेगी? अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कंपनी का डेफिनेशन ढूंढना है तो भी किस सेक्शन के अंदर मिलेगा? आपको सेक्शन नंबर 2 के अंदर मिलेगा, राइट। अच्छा, तो ये जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखते होंगे तो आपको क्या लगता है कैसे लिखते होंगे? जैसे अच्छा मैं बता देता हूँ ना, इसमें इतना मुश्किल क्या है, छोटा सा तरीका है। ये लोग ना उसको वैसे लिखते हैं ABCD वाइज। ABCD वाइज समझ में आया ना? पहले A वाले, फिर B वाले, फिर C वाले, राइट। तो कंपनी C में है तो फॉल करती है C कैटेगरी में, तो इसलिए ये सेक्शन है 2 अल्फाबेटिक, यस, 2 क्लॉज 20, राइट। तो 2 क्लॉज 20 डिफाइन करता है वर्ड, 2 क्लॉज 20 डिफाइन करता है क्या? डिफाइन करता है वर्ड कंपनी को, राइट। तो कंपनी वर्ड इज डिफाइंड बाय द क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2, राइट। अच्छा, अब मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे, है ना। एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा कि सर रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन में डिफरेंस क्या है? ओके, एक प्रांशन ने भी एक डाउट पूछा, मैं उनके डाउट पे भी आता हूँ। बेटा क्या आपको रजिस्ट्रेशन, अच्छा व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन मतलब हुआ लॉ के पास अपने आप को, अपनी एंटिटी का नाम लिखवाना। जैसे आप लॉ के पास जाते हो और बोलते हो कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, तो वो रजिस्टर में आपका नाम लिख देगा। मैंने एक नया बिजनेस का नाम सोचा और मैंने जाके उसको बोला, लॉ को जाके बोला कि आप इसको अपने रजिस्टर में लिख दो, एंटिटी का नाम, यस करेक्ट, अपनी एंटिटी का नाम। तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल कॉल इट एज? जैसे टू गिव एन एग्जांपल, है ना, जैसे जैसे मैं बात करूं कि हाँ, तो रजिस्ट्रेशन है, मतलब जाके आप अपने एंटिटी का नाम लिखवाते हो रजिस्टर में उसके साथ, तो दैट इज व्हाट रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर उसने आपका नाम लिख दिया बट उस एंटिटी का, बट एंटिटी का नाम लिख दिया बट एक नई एंटिटी क्रिएट नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी एंटिटी का नाम लिख दिया बट नई एंटिटी क्रिएट नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय? क्या कुछ इनकॉर्पोरेट हुआ या नहीं हुआ? क्या कुछ इनकॉर्पोरेट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, राइट। तो कैसे पता लगता है? तो अगर आपका एंटिटी रजिस्टर हो गई, लेकिन ये हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा है कि अगर आपकी कंपनी को आपने रजिस्टर करा लिया, सेक्शन 9 में लिखा है वैसे, तो वहां पर आप एक तरह से एक नया एंटिटी क्रिएट भी कर देती है, मतलब रजिस्ट्रेशन क्रिएट्स अ न्यू एंटिटी। तो जब रजिस्ट्रेशन क्रिएट करता है नई एंटिटी को, तो उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? जब एक रजिस्ट्रेशन क्रिएट करता है एक नई एंटिटी को, तो हम उस वर्ड को क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट दैट वर्ड इज नोन एज, दैट वर्ड इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन, दैट वर्ड इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो जिसने साहिल ने मेरे से डाउट पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन एंड द इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब जाके अपनी एंटिटी का नाम रजिस्टर करा लेना, इनकॉर्पोरेशन मतलब एक नया एंटिटी का क्रिएट होना, राइट। आई होप साहिल को क्लियर हो गया होगा। ओके, अच्छा, तो मैंने आपको बताया, मैं आपको दोबारा वापस आता हूँ टूवर्ड्स माय जहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो जनरली कहाँ पे डेफिनेशंस हैं सारी की सारी अंडर द कंपनीज एक्ट, किस सेक्शन में लिखी हुई है? सेक्शन नंबर कौन सा है वो? दैट इज सेक्शन नंबर 2, राइट। अच्छा, मेरे से एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर जैसे आपने 2 बोला, 2 के आगे 20 लिखा, तो इसको हमें कैसे रीड करना है? मतलब कई बोलते हैं इसको सबसेक्शन है, क्या ये क्लॉज है, तो ये क्या है? मतलब व्हाट इज दिस? अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट इज दिस, मतलब जब मैं इसको मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूँ? क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 बोलूँ, सब सेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2 बोलूँ, क्या बोलूँ? मतलब इसको सब सेक्शन बोलूँ या क्लॉज बोलूँ? बहुत बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लॉ को पढ़ने का तरीका है और कुछ नहीं है। देखो बहुत ध्यान से मेरे को आंसर सुनना, बहुत ध्यान से मेरे आंसर को सुनना। देखो ये बनता चीजें चली आई कि कैसे इसको पढ़ना है ना। प्रैक्टिकली लोग बोलने लगे तो उसको लिख दिया गया कि ऐसे इसको बोलेंगे। फिर अगर एक सेक्शन के अंदर आपका ये जो 1 2 3 4 होते हैं, अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ऑल दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने पढ़ा सेक्शन नंबर 4 में, आपको बताता हूँ, वैसे बता देता हूँ क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है,
तो सेक्शन 4 के अंदर जो 1 2 3 4 बातें होंगी वो सारी की सारी किसकी बातें होंगी? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो अगर आप सेक्शन नंबर 4 पढ़ोगे तो उसके अंदर जो 1 2 3 बातें होंगी वो सारी बातें किसकी होंगी? वो सारी की सारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की होंगी बात, राइट? मतलब एवरीथिंग वुड बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट पॉइंट 4 का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रिलेटेड होगा, 2 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रिलेटेड होगा। तो क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या आर्टिकल्स को के बारे में कुछ बोलेगा सेक्शन नंबर 4? तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर क्या कुछ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में बातें होंगी? नहीं होंगी, लॉजिकल है। जब सेक्शन का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो उसके अंदर 1 2 3 4 उसी की तो बात करेगा। तो अगर सेक्शन में ये जो 1 2 3 4 होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड मतलब समझ में आया? मतलब ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो आप इसको सब सेक्शन रीड करते हो। क्या रीड करते हो आप इसको बेटा? तब सब सेक्शन। लेकिन अभी जो डेफिनेशंस हैं 1 2 3 1 से लेकर ये 92 तक जाता है, तो क्या ये आपस में सब लिंक्ड है या ये तो डेफिनेशन है कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की, पब्लिक कंपनी की? ये तो एक डेफिनेशंस लिख दी है, एक दूसरे से कनेक्टेड है? ये तो डेफिनेशंस है, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। ऐसा नहीं है कि ये वाला सेक्शन इज मतलब पॉइंट नंबर 21 इज डिपेंडेंट ऑन 20, ये वाला बात इस पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है। तो जहां पर सेक्शन के अंदर जो ये जो 1 2 3 4 होते हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, तो आप इसको कैसे रीड करोगे? हाउ विल यू रीड दैट 1 2 3 4? देन यू रीड दैट 1 2 3 4 एज क्लॉज। अब वो क्लियर हो गया? शेर ने मुझसे पूछा था कि हाउ टू रीड इट, तो मैंने आपको बताया बेटा कि if the points in the section 1 2 3 4 जितने पॉइंट्स होते हैं they are all connected with each other, then you call it as subsection। और जब 1 2 3 4 लिखे होते हैं सेक्शन के अंदर they are not connected with each other, you call it as what? You call it as a clause, right? Okay, so इसको अगर मैं रीड करूँ तो हाउ विल आई रीड दिस? क्योंकि डेफिनेशंस है, डेफिनेशन इतना ज़्यादा एक दूसरे कनेक्टेड होती नहीं है, जनरल है ये तो सारी की सारी, तो इसलिए मैं कैसे रीड करता हूँ? सो क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 डिफाइन करता है क्या? वर्ड क्या डिफाइन करता है बेटा? कंपनी, राइट? ओके, तो मैं लिखूं व्हाट इज अ व्हाट यू मीन अ कंपनी? ओके, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा सेक्शन डिपेंड? जनरली सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं, बाकी जितने भी कंपनीज एक्ट में सेक्शंस हैं उसके अंदर जितने भी 1 2 3 4 आपस में कनेक्टेड है, तो उन सबको हम सब सेक्शन ही पढ़ते हैं। जनरल है बेटा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्ट्स पढ़ोगे तब आपको थोड़ा सा नॉलेज होना शुरू हो जाएगा, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा चीजें, है ना? डिफाइनिंग क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2, जो क्या डिफाइन करता है? वर्ड किसको? कंपनी को, राइट? ओके, एक बच्चे ने पूछा सेक्शन 1 में क्या होता है? देखो जनरली सेक्शन 1 मैंने आपको अभी लिखवाया नहीं, बट सेक्शन 1 जनरली बात करता है कि ये जो कंपनीज एक्ट है ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, मतलब किसके लिए बना है, ये कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन नंबर 1 बोलता है कि ये जो एप्लीकेबिलिटी है, तो सेक्शन नंबर 1 में ये बात लिखी हुई है, दिस कंपनीज एक्ट अप्लाइज टू ऑल इंडिया, पूरे इंडिया पे ये अप्लाई करता है। तो सेक्शन नंबर 1 ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, कि ये एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, राइट? ओके, तो आई एम डिफाइनिंग द वर्ड कंपनी। तो व्हाट इज कंपनी एज पर द लॉ? ओके, तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, क्या मजेदार डेफिनेशन दिया लॉ ने। वो कहते हैं सेक्शन क्या होता है कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है? उसने बोला, बहुत ही मस्त बोला, उसने बोला कंपनी का मतलब कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी। ग्रेट, तो कंपनी का मतलब है कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट। अच्छा, व्हाट इज अंडर दिस एक्ट? कौन से एक्ट की बात करें? अंडर दिस एक्ट मतलब कौन से एक्ट की बात करें? कहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेशन कराना है अपनी कंपनी का? किस एक्ट के अंदर जाके आपको इनकॉर्पोरेशन कराना है? अंडर द एक्ट 2013। अच्छा, क्या 2013 से पहले भी कंपनीज बनी हुई थी इंडिया में? क्या बिफोर 2013 आल्सो द कंपनीज वर रजिस्टर्ड इन इंडिया? यस, बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड थी। तो अगर कंपनीज एक्ट 2013 आ गया तो क्या उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर द 2013? जैसे एक कंपनी थी विच वाज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, नाउ द कंप्लीट एक्ट हैज बीन चेंज्ड टू 2013,
तो क्या उस कंपनी को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? अगर आप बोल रहे हो हाँ, तो इस लाइन को पढ़ो बेटा। कंपनी का मतलब कंपनी जो बनी है इस एक्ट में, या फिर और वो बनी थी कहां पर? अंडर प्रीवियस कंपनीज लॉ। मतलब अगर आपके जो कंपनी थी जो पहले बनी हुई थी, क्या उसको भी कंपनी मान लिया जाएगा एज पर द कंपनीज एक्ट 2013? अगर एक कंपनी बनी थी 1956 के एक्ट के अंदर, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1956 एक्ट के अंदर, तो क्या उसको भी कंपनी मान लिया जाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1913 में रजिस्टर हुई थी, राइट? तो क्या उसको आज भी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से भी कंपनी मान लिया जाएगा? द आंसर इज यस। कैसे? क्योंकि साफ वर्ड्स लिख दिए लॉ ने बोला या तो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर, या तो अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको भी कंपनी माना जाएगा। तो मतलब जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उन कंपनीज को दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं हुई। इन केस लॉ को, गवर्नमेंट को आज लगता है, लॉ मेकर्स को लगता है टू चेंज द कंपनीज एक्ट 2013 टू कंपनीज एक्ट 2020, वैसे होगा नहीं, 2020 इतना अच्छा साल है नहीं, तो क्या दोबारा कंपनीज को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या जो कंपनीज बन चुकी हैं वो कंपनीज चलती रहेंगी एज इट इज नए एक्ट के अंदर भी? वो चलती रहेंगी, है ना। अगर कंपनीज एक्ट चेंज होता है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता जनरली, है ना। तो 2013 ने भी यही बोला, जो हमारे एक्ट के अंदर बनेंगी वो भी कंपनी है, जो पुराने एक्ट के हिसाब से बनी हुई है कंपनीज वो भी कंपनी है। करेक्ट? ओके। बहुत ही बेसिक बात बेटा, बहुत ही बेसिक बात करूंगा मैं आप लोगों से, ज्यादा वो नहीं करूंगा। सबको पता है बहुत सारे क्या कहते हैं। अच्छा, एक एक काम करता हूँ, लेट मी डू वन थिंग। मैं डाउट लूंगा, एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि बट जो चेंजेस हुआ उससे अबाइड करना पड़ेगा ना? बिल्कुल। अच्छा, जैसे अब पहले जो पुरानी कंपनी थी 1956 से पहले, वो कौन से एक्ट को फॉलो करती थी? कंपनीज एक्ट 1956 को। अब 2013 आ गया तो क्या उनको अब 2013 को फॉलो करना पड़ेगा? जो पुरानी कंपनीज थी, यस करेक्ट, जो पुरानी कंपनीज थी उनको भी आज कंपनीज एक्ट 2013 ही फॉलो करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, बहुत ही बेसिक बात, बहुत ही बेसिक बात है ना। जैसे एक अच्छा, मैंने आपको बताया कंपनी रजिस्टर होती है, राइट? कंपनी गेट रजिस्टर्ड, लॉ के पास होती है। अजय अजय, आप कहाँ पे रजिस्टर कराते हो लॉ, अपनी कंपनीज को? कहाँ पर यू गेट योर कंपनी रजिस्टर्ड? कहाँ पे जाना होता है? मतलब मैं अगर आपसे प्रैक्टिकली बात करूँ, कहाँ जाओगे आप उसको रजिस्टर कराने? तो आप बोलोगे कि हम लोग जाते हैं, आपने सुना भी होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोलते हैं उसको, ROC शॉर्ट फॉर्म में, आपने सुना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएंगे। ओके। पलक ने पूछा सर अगर 2013 के रूल्स फॉलो करेंगे तो पहले वाले लॉ के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं बेटा। 1956 आज के डेट में कंप्लीटली ऑब्लिटरेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। आज जितने भी कंपनीज हैं दे हैव टू फॉलो 2013। ओके, सो अगर आपको अपना कंपनी को रजिस्टर कराना है तो यू हैव टू गो टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राइट? अच्छा, अभी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है ये कौन है? मतलब ये किस किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? ये कौन है? आपको थोड़ा आइडिया है मतलब ये कहाँ होता है? जैसे किसी ने पूछा सर ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे जाके कराना है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहाँ मिलेगा मुझे? ये कौन है? मतलब ये गवर्नमेंट का बंदा है, ये क्या है? अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर ये जैसे आपने क्लॉज 20 बताया 2 का, इससे पहले भी बहुत सारी डेफिनेशन है क्या? 1 से लेकर 19 तक भी है? यस बेटा, बिल्कुल है। 1 भी है, 2 भी है। वो जो, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो क्या वो पहले आ गया होगा? क्या वो वर्ड कंपनी से पहले डिफाइन हो गया होगा सेक्शन 2 में? यस। तो पहले ए वाली डेफिनेशन है, फिर बी वाली, फिर सी वाला आया बेटा, है ना। वो क्या है बाद में हम पढ़ लेंगे अगर सिलेबस में होगा तो, अभी फाउंडेशन में अभी ऐसा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अभी हमें पहले कंपनी के बारे में पढ़ना है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि ये कौन है, मतलब कहाँ पे आप चाहते हो? क्या ये मिनिस्ट्री है जो जो ROC है, ये कौन है, मतलब है कौन ये? अच्छा, बहुत ध्यान सुनना, आपको पता ही होगा हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। देयर आर मेनी मिनिस्ट्रीज इन इंडिया राइट नाउ, है ना। उनमें से एक मिनिस्ट्री का नाम है, अगर आपने सुना होगा, MCA। रिपीट करता हूँ, MCA। MCA इज व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज MCA? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट।
निखिल का एक डाउट है सर, जैसे आगरा की कोई कंपनी है तो वो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्टर हो सकती है या कंपनीज एक्ट में? देखो, कंपनी अगर आपको इनकॉर्पोरेट करनी है तो कंपनीज एक्ट में ही जाना पड़ेगा बेटा आपको। कंपनीज आर ऑलवेज रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, राइट? ओके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कहाँ जाता हूँ। एमसीए ऑफिस है। व्हाट इज एमसीए बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कितने ऑफिस है इसके ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करूँ? एमसीए कहाँ कहाँ पे है बेटा? अगर मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ पे है एमसीए का ऑफिस? एक है पूरे इंडिया में। कहाँ पर? दिल्ली में, है ना? अच्छा, क्या ये कि दिल्ली का ऑफिस पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लेता होगा? क्या एक ही ऑफिस में एक ही जगह पे रह के सारा कर लेते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना? तो वो जो एमसीए है, एक एमसीए, उसने अपने अंदर रीजन वाइज 7 रीजन डिवाइड करे इंडिया में, जैसे नॉर्थ ईस्ट ऐसे करके उसने रीजन डिवाइड करे। कितने रीजन बनाए टोटल में उन्होंने? 7। उन 7 ऑफिस को उन्होंने बोला, इनको बोलते हैं आरडी, रीजनल डायरेक्टर। क्या बोला इन लोगों ने उसको क्या बोला बेटा? क्या नाम? आर डी, रीजनल डायरेक्टर। तो कितने रीजनल डायरेक्टर है हमारे ऑल ओवर इंडिया में बेटा? 7, है ना? जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा नॉर्थ का रीजनल डायरेक्टर इज इन दी नोएडा, क्योंकि आई लिव इन नॉर्थ रीजन में मैं रहता हूँ। तो मेरा नोएडा में, नोएडा इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश में आता है, तो वहाँ पे हमारे आरडी बैठते हैं, राइट? आपके जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो आपके आरडी सिट्स इन गुवाहाटी, शिलोंग, सॉरी शिलोंग, यस करेक्ट, यस यस इट्स शिलोंग, वो शिलोंग में बैठते हैं, करेक्ट। और और कोई किसी और सिटी से कोई है यहाँ पर तो मैं बता दूंगा कि कहाँ पर है। ओके, अभी बात कोई पूछ नहीं रहा। और अच्छा, हाँ, तो अच्छा आरडी, अच्छा ये आरडी जितने हैं उनके, क्या ये पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लेते होंगे? क्या ये 7 आरडी से 7 ऑफिस से पूरा इंडिया कंट्रोल हो जाता होगा? द आंसर इज नो। तो उन्होंने अपने आरडी के अंडर आरओसी बनाए। आरडी ने अपने अंडर अच्छा कितने बनाए? 18। अब आपको लगेगा 18 क्यों? स्टेट, जितनी स्टेट्स हैं उसके हिसाब से करना चाहिए। स्टेट्स भी क्यों, यूनियन टेरिटरीज भी काउंट करो आप। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को मिला के जितना बनता है उतने हिसाब से आपके होने चाहिए थे। तो 18 क्यों किए? 18 इसलिए किए क्योंकि कुछ स्टेट्स ना शेयर कर लेते आरओसी। शेयर समझते हो तुम लोग? जैसे हम लोग हरियाणा, आई लिव इन हरियाणा, एग्जैक्टली एट हरियाणा, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। तो हम लोग तो बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं। जैसे हमारा जो हाई कोर्ट है वो भी हम चंडीगढ़ से, पंजाब एंड हरियाणा शेयर करते हैं, चंडीगढ़ में है हमारा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। हमारा तो कैपिटल भी शेयर्ड है, हरियाणा का और पंजाब का एक कैपिटल है चंडीगढ़। और अब आपको लग रहा हो हरियाणा कितना चीज़ ऐसे शेयर करता है ना? क्या ऐसे और भी बहुत सारी स्टेट्स है जो शेयर करती हैं? यस करेक्ट। अगर आप उधर चले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे, उनमें तो जितने 7 स्टेट्स हैं उनका एक ही आरओसी है। दे हैव अ सिंगल आरओसी फॉर ऑल 7 सिस्टर स्टेट्स, राइट? तो टोटलिटी में कितने हमारे हुए, क्या कहते हैं, मतलब तो आपको क्लियर हो गया ना? 18 है, तो कुछ स्टेट्स दे शेयर द आरओसी, राइट? तो कितने टोटल आरओसी कितने हैं हमारे पास? 18। हमारा आरओसी मतलब, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ, हमारा आरओसी स्टेट्स इन दिल्ली, है ना? नेहरू प्लेस में बैठते हैं वो। तो वहां पे ही सेट्स। तो कितने ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया में? कितने आरओसी हैं हमारे टोटल इंडिया के अंदर? कितने हो गए? 18, 18 हो गए, है ना? करेक्ट। और सब मिला के स्टेट्स, यूटी सब मिला के 18 है, ठीक है? तो क्या ये जो पब्लिक डीलिंग्स होती हैं, जैसे कंपनी को अगर आपको रजिस्टर करना होता है, क्या आपको आरओसी की वजह से जाना होता है? द आंसर इज यस। तो आपको पता लग गया ना आरओसी कैसे किसके अंडर आता है? आरओसी कम्स अंडर आरडी, आरडी कम्स अंडर एमसीए, एमसीए तो गवर्नमेंट के अंडर आती है। एमसीए इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिस ए, उसने बनाए 7 रीजन में अपने ऑफिस, 7 रीजनल डायरेक्टर्स, उसने अपने अंडर बनाए 18 आरओसीज। 18 आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर आपको कंपनी को रजिस्टर करना होता है, यू हैव टू गो टू दी आरओसी। आई होप यहाँ तक भी आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली थोड़ा सा, राइट? अब हम लोग बात करते हैं एक नया, एक छोटा सा कंसेप्ट हम शुरू करते हैं अबाउट दी टाइप्स ऑफ कंपनीज, है ना? लेट मी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज, है ना? अच्छा, पहला, बहुत सारे टाइप की कंपनीज होती हैं। पहले हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना?
देखो मुझे कंपनीज आज बहुत अच्छे से आता है, प्रैक्टिकली बहुत कुछ मालूम है मुझे, तो कुछ भी डाउट यू कैन आस्क मी, मैंने बता देना मुझे, मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना। तो हमने पहले पढ़ा डिवीजन ऑफ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट। ओके, बहुत ही बेसिक बात से शुरू करते हैं, बहुत ही बेसिक बात है ना। मुझे एक बात बोलो, ये जो रिलायंस है, जस्ट टू गिव ए मैसेज है ना, मुझे चैट से रिप्लाई करना कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इज इट अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी? विच कंपनी इज दिस? क्या ये पब्लिक कंपनी है या एक प्राइवेट कंपनी है? कुछ लोग प्राइवेट बहुत आंसर कर रहे हैं बच्चे, है ना। पीपल आर रिप्लाइंग दैट्स अ प्राइवेट कंपनी। मैक्सिमम लोग प्राइवेट करें। मुझे एक ही पब्लिक, दो दिखे मुझे अभी तक सिर्फ, 3 4 5 6 7। आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आपका डाउट ले लूंगा, एक मिनट रुकेगा। पब्लिक भी कुछ लोग बोल रहे हैं अब, लेकिन बहुत बच्चों ने प्राइवेट भी बोला, राइट। तो ये ना एक बहुत ही ज्यादा एक कंफ्यूजन होता है हर बच्चे को। मैं पहले क्लियर करता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ पब्लिक कंपनी। लेट मी बी वेरी क्लियर फर्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ पब्लिक कंपनी। अब आपका ये जो गलत चीज है मैं इसको ठीक करता हूँ, ये जो आप प्राइवेट बोल देते हो कि प्राइवेट कंपनी है। देखो जब मैं बात करता हूँ कंपनी की ना, तो आप सोचने लगते हो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मतलब बात करते हैं पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की ना, तो आप सोचने लगते हो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिलायंस प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट कंपनी है। द आंसर इज नो। आप कभी भी ऐसे नहीं लेके चल सकते बेटा। एक कंपनी पब्लिक है प्राइवेट है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। मेरी बात को समझो, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से डिपेंड नहीं करता है कि कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। दैट नेवर डिसाइड अ कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। कभी डिसाइड नहीं होता, कभी भी। फिर आपका क्वेश्चन आया सर फिर कैसे पता लगेगा कि एक कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है? बेटा बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। जिस कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम होने पे कोई भी लिमिट नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं है, जितने मेंबर्स करना चाहती है कंपनी कर ले, कोई लिमिट नहीं है, उन कंपनीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कौन सी कंपनी है बेटा? वो पब्लिक कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स आपका होता है पब्लिक या प्राइवेट। गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग नेवर डिसाइड अ कंपनी इज अ पब्लिक और प्राइवेट। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। आप लोग जितने लोग प्राइवेट कंपनी बोल रहे थे, गलत बेटा। किस पे डिपेंड करता है कंपनी इज अ पब्लिक और प्राइवेट? किस चीज पर डिपेंड करता है कंपनी इज अ पब्लिक और प्राइवेट? दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर आपकी कंपनी में आप चाहते हो अनलिमिटेड मेंबर्स हो, कोई लिमिट ना लगाओ, तो आपको कौन सी कंपनी खोलनी पड़ेगी बेटा? पब्लिक कंपनी। अगर आप चाहते हो कि मेरी कंपनी में सिर्फ मैक्सिमम 200 मेंबर आए, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा अपनी कंपनी मेंबर्स, अगर आप चाहते हो आपकी कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स रहे? 200 मेंबर्स, उससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, तो आप खोलोगे प्राइवेट कंपनी। आपको क्लियर हुआ? तो कंपनीज आर प्राइवेट और पब्लिक, क्या वो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग पे डिपेंड करता है या दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी? वो कंपनी पे डिपेंड करता है। क्या गवर्नमेंट एक पब्लिक कंपनी खोल सकती है? क्या गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक कंपनीज हो सकती है? यस। क्या प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं? यस यस बेटा यस। यही तो आपको समझना है। अब अभी भी नो लिख दिए एक बच्चे ने, यही तो समझना है। मिनिमम मेंबर में मैं आ जाऊंगा बेटा, बात कर लूंगा, बट पहले आप ये समझो कि क्या प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक कंपनीज हो सकती है? यस। रिलायंस आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था, परफेक्ट एग्जांपल। रिलायंस कौन सेक्टर में पब्लिक कंपनी है? इन विच सेक्टर इट्स अ पब्लिक कंपनी? इज अ पब्लिक कंपनी इन अ प्राइवेट सेक्टर। आपको ये चीज क्लियर हुआ? मैं दोबारा बता दूं एक बार। ओके देखो बेटा, कोई भी कंपनी ओपन करे उससे मैटर नहीं करता कि वो गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है। जैसे कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता वो कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे। अगर जब आपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए और आपने उसको बोला आरओसी को कि भैया देखो मेरी कंपनी में मैक्सिमम 200 लोग होंगे, इससे ज्यादा मैं रखूंगा ही नहीं, रखूंगा ही नहीं मैं इससे ज्यादा, तो उस कंपनी को आप लोग क्या बोल दोगे?
उस कंपनी को आप लोग क्या बोल दोगे, वो कौन सी कंपनी बन जाएगी, और प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। जब आप बोलोगे आरओसी के बाद रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, उसको बोलोगे कि भैया अपने को तो लिमिट ही नहीं चाहिए नंबर ऑफ मेंबर्स में, अनलिमिटेड जितने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेंबर्स ला ला के इन्वेस्टमेंट कर लेते रहेंगे, तो कौन सी कंपनी खुल जाएगी बेटा, पब्लिक कंपनी। यहां तक क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, देखो हम लोग बहुत प्रैक्टिकल बात करें बेटा, थ्योरेटिकल बात ही नहीं करनी बिल्कुल। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से कि सर ये पब्लिक प्राइवेट किया क्यों, वाई। देखो लॉ अगर बनाया तो लॉ हैव अ रीजन। मैंने आपको जब कॉन्ट्रैक्टेड पढ़ाया था, मैंने आपको हमेशा कोशिश करा था मैं आपको ये बताऊं कि पहले ये क्यों बना, क्योंकि जब आपको पता लगेगा कि वो लॉ क्यों बना तो आपको समझ में आएगा वो। करेक्ट। तो ये पब्लिक प्राइवेट की तरह कंपनी ने उसको डिफरेंशिएट किया कि कुछ कंपनीज को पब्लिक कर दो, कुछ कंपनी को प्राइवेट कर दो। ऐसा क्यों किया लॉ ने? व्हाई व्हाई द लॉ डिवाइडेड इट इनटू द नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पे डिवाइड कर दिया। हमारे कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने, मैंने आपको बताया कितने सेक्शंस है बेटा, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन आवर कंपनीज एक्ट, 470 सेक्शंस हैं। क्या, अच्छा एक मुझे बात बताओ, लॉ ज्यादा किसको वो करेगा, क्या कहते हैं कंट्रोल ज्यादा किसको ना चाहेगा, जिस कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हैं या जिस कंपनी में एक लिमिट है मेंबर्स पे, किसको ज्यादा कंट्रोल करना चाहेगा? ये अनलिमिटेड वालों को ज्यादा कंट्रोल करना चाहेगा। अगर मैं कहता हूं मुझे कंपनी खोलनी है सिर्फ 100 लोगों के साथ, तो और एक बंदा कहता है मुझे कंपनी खोलनी है 5000 लोगों के साथ, क्या इस पर दोनों क्या वो होगा, मतलब क्या लॉ दोनों को एक तरह से फॉलो करना होगा? एक बंदे ने खोली 5000 के साथ मेंबर्स, एक ने खोला सिर्फ 100 मेंबर्स के साथ, क्या बिल्कुल करेक्ट? ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो लॉ ने क्या बोला, लॉ ने बहुत सिंपल किया, उसने बोला देखो 200 तक है ना, अगर आप 200 तक हो, इतना ही करना चाहते हो, ज्यादा नहीं करना चाहते, आप एक प्राइवेट कंपनी खोल लो। मैं आपको इस 470 सेक्शंस में से एग्जम्पशंस दे दूंगा। एग्जम्पशन समझते हो आप लोग, मतलब आपको कुछ सेक्शंस होंगे जो आपको फॉलो करने का जरूरत नहीं है, आपको बेनिफिट दे दिया मैंने। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी खोलोगे, इफ यू ओपन अ पब्लिक कंपनी, तो क्या पूरा लॉ आपके ऊपर अप्लाई करेगा एक तरह से? विल द होल लॉ अप्लाई टू यू? द आंसर इज यस। तो लॉ ने क्या करा, जैसे जैसे टीचर होता है, व्हाट टीचर डू, टीचर क्या करता है, आगे किसको बिठाता है, शैतान बच्चों को या होनहार बच्चों को? टीचर किसको आगे बिठाना चाहेगा? शैतान बच्चों को आगे बिठाना चाहेगा कि शैतानी नहीं करेंगे तो वो आगे बैठेंगे, अच्छे बच्चे पीछे बैठ जाएंगे क्योंकि वो तो कहीं से भी पढ़ लेंगे, है ना। तो इसी तरह लॉ को भी लगा, लॉ को लगा ज्यादा शैतान कौन हो सकता है, हु कैन बी मोर शैतान, ये लिमिट वाला बंदा या अनलिमिटेड वाला बंदा शैतान हो सकता है? ये जो अनलिमिटेड मेंबर्स रखेगा ना ये शैतान हो सकता है, इसको आगे बिठा दो, तो पब्लिक कंपनी बना दो, इसके ऊपर पूरा लॉ अप्लाई कर दो। और ये जो सिर्फ 200 तक की कंपनी खोलेंगे, 200 मेंबर तक की कंपनी खोलेंगे, एक काम करो पीछे बिठा दो इनको, प्राइवेट कंपनी बना दो इनको, ताकि इतना ज्यादा बड़ा लॉ इनको फॉलो करने की जरूरत ना हो। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा आप लोग को? तो लॉ देखो, लॉ भी आपकी तो सोचते, जैसे आप सोचते, जैसे हम लोग सोचते हैं, वैसे भी लॉ मेकर सोचते हैं। लॉ मेकर्स को भी लगा जहां पे ज्यादा मेंबर्स है कंपनी में उसको पब्लिक कंपनी बनाओ, पूरा लॉ अप्लाई करो, जहां पे एक लिमिट है नंबर ऑफ मेंबर्स पे उसको एक प्राइवेट कंपनी बनाओ, उसके ऊपर सारे सेक्शन अप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स कितने टाइप की कंपनी होगी बेटा, एक पब्लिक और एक कौन सी कंपनी होगी बेटा, प्राइवेट। ओके सॉरी, मैं आपसे डाउट ले लूंगा, आपसे डाउट ले लूंगा, बस 5 मिनट रुकेगा। प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, पहले तो हम इसको बात करते हैं कौन से सेक्शन में डिफाइन है ये, जो प्राइवेट कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 डिफाइन करता है आपका प्राइवेट कंपनी, राइट। अच्छा, अब ये 68 कैसे पहुंच गया, कंपनी का डेफिनेशन था 20 में, ये पहुंच गया 68 में, ऐसा क्यों हो गया? आपको मैंने बता रखा है क्यों हो गया ऐसा, व्हाई दिस हैपेंड, क्यों हुआ ऐसा, ये इतना पीछे कैसे पहुंच गया? क्योंकि एबीसी डिवाइस था, ये पी था तो ये पीछे पहुंच गया, बस सिंपल, इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट था ही नहीं, इसमें कुछ ऐसा उन्होंने थोड़ी ना देखा कि कनेक्टिविटी करनी है या कुछ करना है, इसे एबीसी डिवाइस डिवाइड करना था, कर दिया, 268 में पहुंच गए वो।
अच्छा ये मैंने आपको बताया बेटा, चैप्टर नंबर 1 में 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 और 2। तो अगर मैं बात करूं कि सेक्शन नंबर 2 किस चैप्टर में आता है, डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन नंबर 2 है जो डिफाइन करता है बहुत सारे वर्ड्स को जो ABCD की तरह आपको गिवन है। तो प्राइवेट कंपनी डिफाइन करते हैं। हाँ, एक बच्चे ने कितना लॉजिकल चीज पूछी, सर हमें फाउंडेशन में कितने सेक्शन पढ़ने हैं ये बता दो, 470 पढ़ने हैं क्या? द आंसर इज नो। हम लोग को एग्जैक्टली 9 सेक्शन पढ़ने हैं, स्टार्टिंग के 9 सेक्शन पढ़ने हैं, और सेक्शन नंबर 2 में बहुत सारे डेफिनेशन हमें नहीं पढ़नी है। तो हमारे फाउंडेशन में तो बहुत छोटा सा है ये पोर्शन, ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है इसका। ठीक है, ओके। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी कंपनी ही है जिसके अंदर मिनिमम पेड शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए बेटा, बता दो मुझे। आप लोग मुझे बता दो बेटा, मैसेज कर दो चैट में, बता दो मुझे कितने मिनिमम पेड शेयर कैपिटल होनी चाहिए बेटा इसकी। तो ओपन अप प्राइवेट कंपनी, कितना मिनिमम पेड शेयर कैपिटल चाहिए आपको? 1 लाख, 90%, 50 लाख, 5 लाख? क्या जवाब आ रहे हैं बेटा? 1 लाख? इस तरह लोग बोली लगा रहे हैं। फिर किसी ने बोला 50 लाख, किसी बोले 200। 200 तो बेटा नंबर ऑफ मेंबर्स पे लिमिट है। मिनिमम पेड शेयर कैपिटल वैल्यू, वैल्यू बताओ बेटा, वैल्यू। एक बच्चे ने कितना आंसर, अच्छा आंसर किया, पता ही नहीं मुझे तो। ये तो बोली चली जा रही है, 1 करोड़ पहुंच चुकी है बोली। चुप रहो तुम लोग, देयर इज नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं है। हाँ उसकी मर्जी, कंपनी को जितने में ओपन होना है ओपन हो जाए, कोई वो नहीं है लिमिट। यू कैन ओपन अ कंपनी विद 5 रुपीज, यू कैन ओपन अ प्राइवेट कंपनी विद 10 रुपीज, 100 रुपए, जितने में खोलना चाहो, कुछ नहीं है। एक बच्चे ने बोला सर नहीं मिनिमम 1 लाख है। नहीं है बेटा, मैं बोल रहा हूँ। फिर बोला एक बच्चे 1 लाख है बेटा। एक मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, देयर इज नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। 1 मिनट रुकना बेटा। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा पहले तो हम लिखते हैं विनर पेडिशर कैपिटल एज मी प्रिस्क्राइब। अच्छा एक वर्ड्स नए सुनने में आ रहे हैं आपको, एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखो बेटा मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देता हूँ, है ना, पूरा नॉलेज है ना। अभी जो वर्ड्स लिखे हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब, शानदार वर्ड्स लिखे बेटा, लॉ में कहते हैं शानदार वर्ड्स। लेकिन क्यों लिखे ऐसे वर्ड्स? अच्छा ये जो लॉ चेंज होता है ये कहाँ पे चेंज कर सकते हैं? हु चेंजेस द लॉ? इज द पार्लियामेंट हु चेंजेस द लॉ और इज द गवर्नमेंट हु कैन चेंज द लॉ एट एनी टाइम? जो लॉ अगर बदलता है, लॉ में जैसे चेंजेस करने होते हैं, तो हु इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू चेंज द लॉ? इज इट द पार्लियामेंट और इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होते हैं जो लॉ को चेंज करते हैं। यस बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग, मैक्सिमम लोग ने पार्लियामेंट बोला, बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने। क्या पार्लियामेंट चेंज करता है? बिल्कुल, अगर आपको लॉ को चेंज करना है तो पार्लियामेंट ही चेंज करेगा। पार्लियामेंट बनाता है लॉ को तो पार्लियामेंट ही उसे चेंज कर सकता है, बिल्कुल सही जवाब। तो क्या कुछ ऐसी जगह हो सकती है जहां पार्लियामेंट गवर्नमेंट को बोल दे कि यार ये इन मेरे पास मत आया कर? कैन देयर बी सम पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहां पे पार्लियामेंट बोले कि यार इन जगह पे ना तू मेरे पास मत आएगा, खुद कर लिया कर, खुद कर लियो, गवर्नमेंट को बोल दिया। हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो अगर एक सेक्शन में वर्ड्स लिखे हैं बेटा क्या, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो इसका मतलब हो गया कि पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि भाई चेंज करना है खुद कर लेना, मेरे पास चेंज करने के बाद ले आना, फिर पूछ लेना, मतलब पहले चेंज कर ले फिर मेरे पास ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वर्ड्स नहीं लिखे हैं एज मे प्रिस्क्राइब्ड,
तो क्या उसे पहले गवर्नमेंट चेंज कर सकती है फिर पार्लियामेंट लेके जाएगी, या पार्लियामेंट में ही लेके जाएगी चेंज कराना है तो? अगर ये वर्ड्स एज में प्रिस्क्राइब्ड नहीं लिखे हैं तो खुद चेंज करके फिर जाएगी पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट ही जाना पड़ेगा, डायरेक्टली पार्लियामेंट ही जाना पड़ेगा उनको, खुद चेंज नहीं कर सकते वो बिल्कुल भी। लेकिन अगर वर्ड्स कैसे लिख दिए लॉ मेकर्स ने, जब ये एक्ट बना तो लॉ ने कैसे वर्ड्स लिख दिए, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो वहां पे बोला कि ये काम करना, गवर्नमेंट को बोला खुद चेंज कर लेना। चेंज करने के बाद जब भी पार्लियामेंट बैठता है, जैसे आज के डेट में कोरोना चल रहा है तो आज पार्लियामेंट बैठा है या नहीं बैठा? आपको पता होगा पार्लियामेंट में छुट्टियां लगती हैं, सेशंस में चलता है पार्लियामेंट भी, तो आज पार्लियामेंट बैठा है या नहीं बैठा? आज पार्लियामेंट चल रहा है नहीं चल रहा? पार्लियामेंट बैठा है मतलब पार्लियामेंट बैठा है। क्या क्या मस्त बात बोल रही है, पार्लियामेंट बैठा है मतलब हाँ बेटा पार्लियामेंट बैठा है। एक मिनट रुको, तुम्हें